नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। काम करता हूँ कैंसर वेलफेयर के लिए और मेरे साथ आज बहुत सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं और हम चर्चा करने वाले हैं लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर या ओवरऑल अगर हम कैंसर की ही बात करते हैं तो बड़ी गंभीर बीमारी लगती है और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगा डॉक्टर आशय करपे को। डॉक्टर साहब एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर, हमें ये बताइए कि ये जो लंग कैंसर है ये इतना कॉम्प्लेक्स डिसीज़ क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि ये इतनी गंभीर बीमारी है? इसका एक तो मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर जो है ये पहले 5 कैंसरों में आता है जो इंडिया में डेथ करते हैं। मतलब इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑलमोस्ट 80 से 90% जो पेशेंट्स हम लोग देखते हैं वो एडवांस स्टेज में देखते हैं, यानी स्टेज 3 और 4 में देखते हैं। तो मैक्सिमम इसका क्यूरेबल रेट जो होता है कम होता है, पर कॉम्प्लेक्स इसलिए है अभी क्योंकि पहले हम लोग जब देख रहे थे कि जैसे अभी हम लोग अगर पिछले 20-30 सालों का हम लोग पूरा लेखा जोखा देखें तो जब पहले 2 या 3 ही टाइप के लंग कैंसर हम लोग मानते थे, पर अभी हम लोग जैसे डीएनए सिग्नेचर हम लोग जैसे कहते हैं कि जीन्स को परीक्षण करके हम लोगों ने ये पाया है कि लंग कैंसर हर पेशेंट का एक यूनिक तरीके से हो सकता है। इसकी वजह से 50 से 60% लोगों में आप सिंपल टैबलेट या टारगेटेड ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर सकते हैं, वाइल 20 से 25% लोगों में आप केमोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोगों में इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए लंग कैंसर जो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम लोग जान पा रहे हैं, तो इसके लिए नए नए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होते जा रहे हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि ये तो ट्रीटमेंट के बारे में बातें हो गई, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और क्यों होता है और इतना वेरिएशन क्यों हो जाता है? जैसे अभी हम लोग देखते हैं लंग कैंसर तो सबसे ज़्यादा स्मोकिंग जिसे हम लोग कहते हैं या तंबाकू का जो यूज़ होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है इसमें। मतलब जो हम लोग स्मोकिंग लोगों में जो लंग कैंसर देखते हैं, जैसे एक स्मॉल सेल करके लंग कैंसर होता है जो स्मोकर्स में ही बहुत पाया जाता है। नॉन स्मोकर्स में अगर वो आए तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि सच में ये बीमारी है या नहीं है, वैसे ही होता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे स्मोकर्स जो होते हैं उसमें टारगेट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर जो होते हैं। नॉन स्मोकर जब हम लोग देखते हैं, जैसे भारत में देखेंगे तो औरतों का प्रमाण इसमें बहुत ज़्यादा है, एक 45 के उम्र के नीचे भी हम लोग देखते हैं इसको। तो इसका जो स्मोकिंग टोबैको जो है बाकी भी जो रिस्क फैक्टर जैसे एस्बेस्टॉस लोग कहते हैं या अलग पोल्यूशन कहते हैं, पर इसमें कोई भी ऐसे रोबस्ट हम लोग जानकारी नहीं कि कोरिलेशन नहीं है, बट ये सारी स्पेकुलेशंस होते हैं कि हम लोग एक सोचते हैं कि ये शायद मैकेनिज़्म होगी कि इसकी वजह से कैंसर बढ़ता है, परंतु स्मोकिंग यानी टोबैको ये एक ही चीज़ है जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया गया है लंग कैंसर के साथ में। अमेजिंग, बहुत खूब आपने बताया डॉक्टर साहब। और जब हम बात करते हैं, आपने जैसे कीमोथेरेपी के बारे में बताया, तो हमारे साथ डॉक्टर भरत भोसले मौजूद हैं। डॉक्टर साहब भी एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये कीमोथेरेपी जो है ये अक्सर सुनाई दिया जाता है और इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियाँ भी हैं। मतलब हम कीमो नहीं करवाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो कीमोथेरेपी और लंग कैंसर का कनेक्शन क्या है और कितना इफेक्टिव है कीमोथेरेपी लंग कैंसर में? विवेक, जैसे कि डॉक्टर आशय ने बताया कि आजकल जो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट है बहुत ही प्रिसाइज हो गया है, पर्सनलाइज हो गया है। हर व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग तरीके से किया जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ न्यू ईरा इन द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी। बट हमें यही याद रखना चाहिए कि लेकिन सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरुआत जब हुई तब अर्ली स्टेज लंग कैंसर में सर्जरी होता था, रेडिएशन होता था। लेकिन जैसे बताया कि 90% कैंसर के मरीज़ एडवांस स्टेज में आते हैं जहाँ पे आप कभी सर्जरी नहीं कर पाते हो, रेडिएशन नहीं दे पाते हो। कुछ पेशेंट को कीमो रेडिएशन साथ में देते हैं जहाँ पे अपना जो ट्रीटमेंट करने का नज़रिया होता है वो क्योर करने का होता है, बट दैट इज़ लेस देन 10%। और जो ज़्यादातर मात्रा में मरीज़ आते हैं जो एडवांस स्टेज या स्टेज 4 में आते हैं, जहाँ पे जो कैंसर की पेशी है लंग को छोड़ के दूसरे अवयव जो है उसमें फैल चुके होते हैं। और पिछले 5 या 6 डिकेड्स में, दशकों में, द ओनली मोडेलिटी विच कैन कंट्रोल दिस डिसीज़ वॉज कीमोथेरेपी। आज के दिन में हम अगर नई थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो एक्सेस है कॉमन जनता के लिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टाटा हॉस्पिटल का डेटा है, डॉक्टर विजय, डॉक्टर कुमार और डॉक्टर वनीता ने डेटा पब्लिश किया जिसमें ये दिखाया जो न्यूअर थेरेपीज़ है वो कितने लोग ले पाते हैं। सो आई विल टेल यू द फिगर, 97% लोग नहीं ले पाते। तो आई एम अ प्रमोटर ऑफ द प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, आई एम द प्रमोटर ऑफ दिस न्यूअर इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपीज। पर जो महंगी दवाई है वो एक्सेस के बाहर है एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। अब हम जो प्रिसीजन बोलते हैं, जो NGS करते हैं, जो टारगेट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो 30% लोगों में कुछ म्यूटेशंस मिल जाते हैं, 5-10% लोगों में PDL1 या MSI ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जो लोग हैं 60%,
और मोर देन दैट 60 to 65%, इनमें बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है। तो लंग कैंसर में आज की डेट में अगर आप बोलते हो तो बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ कीमोथेरेपी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले सब लंग कैंसर को एक जैसे ट्रीट किया जाता था, लेकिन विद द टेक्नोलॉजी ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड न्यूअर साइटोजेनेटिक्स नो, वी कैन क्लासीफाई दिस लंग कैंसर इनटू स्मॉल सेल एंड नॉन स्मॉल सेल। अब नॉन स्मॉल सेल का कीमोथेरेपी अलग होता है, उसमें एडिनोकार्सिनोमा रहता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। स्मॉल सेल में जाओगे तो उसमें लिमिटेड स्टेज है, एक्सटेंसिव स्टेज है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। सो इफ़ यू सी, इफ़ यू कैन डायग्नोज द, और आप इसका ठीक से अनुमान करते हो कौन से टाइप में जाता है, उसमें भी अलग अलग कीमोथेरेपी दिए जाते हैं और उससे भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वन मोर ट्रीटमेंट इज़ मेंटेनेंस। जैसे हम मेन जो है इन सब में मेन है एडिनोकार्सिनोमा, और डॉक्टर विजय बताएंगे आपको कि उसमें भी ज़्यादातर लोगों में कुछ म्यूटेशंस नहीं मिलते हैं। ये नई नई टेक्निक्स में आप 2-3 लाख के टेस्ट करने के बाद भी उसमें कुछ म्यूटेशंस नहीं आता, तो उनका क्या करने वाले? अब उनको क्या दिया जाता है? कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी आफ्टर 6 साइकिल्स इफ समबडी हैज़ गुड रिस्पॉन्स एंड यू गिव एज अ मेंटेनेंस ड्रग कॉल्ड एज पेमेट्रेक्सेट, जो काफ़ी सारे पेशेंट को अच्छे से टॉलरेट भी होता है। वो पेशेंट्स आर डूइंग फैंटास्टिक। अभी तो मैंने एक मेरे मित्र से बात की तो वो बोले कि मेरा पेशेंट ने 5 साल तक पेमेट्रेक्सेट लिया है। सो पीपल आर लिविंग मोर विथ कीमोथेरेपी ऑल्सो। सो हमें हमारे जुने फ्रेंड्स, हमारे मराठी में बोलते हैं जुने मित्र, पुराने फ्रेंड्स, उनको नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज ये इम्यूनोथेरेपी, ये टारगेटेड थेरेपी, यस दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स, बट आप इन सबको जब साथ में यूज़ करते हो, रेडिएशन फैंटास्टिक, तो आप उसको जहाँ चाहिए यूज़ करोगे ना। सर्जरी, सो मैं अभी यूरोप में था, यूरोप ज्यूरिख हॉस्पिटल में, वहाँ पे तो कुछ स्टेज 4 के लोगों में 2-3 बार उन्होंने रेडिएशन दिए। यहाँ पे एक जगह आया, वहाँ पे रेडिएशन दे दिया, वहाँ पे एक जगह आया, रेडिएशन दे दिया, बिकॉज यू आर किलिंग द रेजिस्टेंट क्लोन्स। सो आप इम्यूनोथेरेपी यूज़ कर दीजिए, टारगेटेड थेरेपी यूज़ कर दीजिए, बट कीमोथेरेपी को मत भूलिए, रेडिएशन को मत भूलिए। कभी कोई सर्जन भी काम आ जाते हैं, प्रिया जी आपको बोलेंगी कि किसी को एक जगह ब्रेन में मेट्स आ गया और पेशेंट आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को, कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, और बहुत सारे साल के बाद हो सकता है कि ब्रेन में एक ही लीजन आ गया। इफ़ यू कैन रिसेक्ट दैट, द पेशेंट इज गोइंग टू लिव मोर। सो सब लोगों ने साथ मिलकर, जैसे आप यहाँ बैठे ना, सब लोग साथ में बैठे हैं, वैसे साथ मिलकर काम करेंगे ना तो उसका फ़ायदा पेशेंट को होगा। अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर भरत, इट वाज अ ग्रेट इंसाइट। और हम आते हैं डॉक्टर विजय पाटिल के साथ, और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि भाई ये जो नए मित्र हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कैंसर में, आपका तो एक बहुत अच्छा डेटा भी अभी एस्को में रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। और ये बताइए कि क्या ज़रूरी है कि सारी टारगेटेड थेरेपी जो एक आम परसेप्शन है कि बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, क्या वो ज़रूरी है, क्या ये सत्य है? तो ऐसा है कि अभी लंग कैंसर में जैसे डॉक्टर भोसले ने बताया, हम म्यूटेशन प्रोफाइलिंग अगर पेशेंट अफोर्ड करता है तो करनी चाहिए। लगभग एक 30 से 40% लोगों में म्यूटेशन मिलती है। ये हमें ये समझना चाहिए कि हर म्यूटेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ म्यूटेशन होती है जो कैंसर को ड्राइव करती है, मतलब कैंसर को आगे बढ़ाती है, जिन्हें हम ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं। और इन ड्राइवर म्यूटेशन जब मिलती है तो टारगेटेड थेरेपी एक ब्रॉड टर्म है, जैसे इंडियंस के लिए इसमें केरलाइट्स भी है, कर्नाटक के लोग भी है, महाराष्ट्र लोग भी, से हर म्यूटेशन की अपनी अपनी दवा होती है। अब इन दवाओं में जनरेशन होती है, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में फर्स्ट जनरेशन की दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो चुकी है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन अभी काफ़ी महंगा जाता है। तो अगर किसी मरीज़ में म्यूटेशन आती है और पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो टारगेटेड थेरेपी, अप्रोप्रिएट टारगेटेड थेरेपी अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टारगेटेड थेरेपी ओरल होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बड़े लिमिटेड होते हैं और ये घर पे बैठ के ली जा सकती है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे अगर हम कॉमन म्यूटेशन EGFR म्यूटेशन आती है, इसमें जब हम कीमो देते हैं तो जो ट्यूमर का श्रिंकेज होता है वो 20 से 25% लोगों में ही हो पाता है। लेकिन अगर टारगेटेड थेरेपी देते हैं, जैसे osimertinib अगर देते हैं, तो ट्यूमर का श्रिंकेज 70% लोगों में हो जाता है। और ये श्रिंकेज डिजीज़ का कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा समय तक रहता है और आदमी की लाइफ स्पैन भी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं स्टूडेंट था 2008, 9, 10 में, तब अगर किसी को स्टेज 4 लंग कैंसर हो जाता था, कीमोथेरेपी बढ़िया काम करती है, लेकिन कीमोथेरेपी का जो औसदान ज़िंदगी होती थी वो लगभग 8 से 10 महीने की होती थी। आज जैसे EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव में अगर हम osimertinib का डेटा देखें तो एवरेज लाइफ स्पैन 4 साल 5 साल तक चले गए। तो एक जगह हम बात कर रहे थे जहाँ मेजॉरिटी लोग
1 साल के अंदर देहांत हो जाता, आज 4 साल 5 साल तक जा रहे हैं। एल्क नाम की एक और ड्राइवर म्यूटेशन है, उसमें तो अगर आप पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और अप्रोप्रिएट टारगेटेड थेरेपी अगर दे सकते हैं तो औसतान ज़िंदगी भी अभी तो 6 साल 7 साल, और ये हम स्टेज 4 लंग कैंसर की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें इवोल्यूशन हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट हमने प्रोग्रेस किया है, जिसमें अभी ज़िंदगी टारगेटेड थेरेपी देने से बढ़ जाती है। और जैसे डॉक्टर भोसले ने करेक्ट बताया, ये चीज़ें अफोर्डिंग भी होनी चाहिए और इनकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है। अब जो ड्राइवर म्यूटेशन नहीं होता है उनमें हम कुछ इम्यूनोथेरेपी के मार्कर्स करते हैं, और अगर मार्कर्स की हम प्रतिशत देखते हैं 0%, 1%, 100% तक जा सकता है। अगर ये मार्कर्स ज़्यादा हाई होते हैं, PD-L1 होता है, तो हम उनमें इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ दे पा सकते हैं, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इनमें भी अभी 5 साल तक एक 30 to 40% पेशेंट अभी अच्छा करते हैं इन दवाइयों पे। प्रॉब्लम ये है जो डॉक्टर भरत ने पॉइंट किया कि ये इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती है। ये दवाइयाँ अभी काफ़ी हाल ही में डिस्कवर हुई है, इनके पेटेंट एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो ये एक्सपोर्टेड दवाइयाँ होती है, काफ़ी महंगी आती है। हमारे टाटा के डेटा के हिसाब से 100 में से सिर्फ 3 मरीज़ इनको अफोर्ड कर पाते हैं। और अब हम जब टाटा का ये डेटा देखते हैं, एक टाटा हालांकि एक गवर्नमेंट अस्पताल है, इसमें एक प्राइवेट विंग भी है। हमारे 40% लोग पेशेंट्स प्राइवेट होते हैं और 60% जनरल होते हैं, तो उसके बावजूद ये 3% है। अगर हम जनरल का डेटा देखें तो जनरल में 1% से कम मरीज़ों में ये दवाइयाँ मिल पाती है। अभी क्योंकि ये दवाइयाँ का हम बहुत सारे हमारे मरीज़ अफोर्ड कर नहीं सकते थे, इधर टाटा में हमने थोड़ा रिसर्च किया था। ये लंग कैंसर में नहीं हुआ है, ये हेड नेक कैंसर में हुआ है, जहाँ पे हमने ये दवाइयाँ कम डोज़ में इनके शेड्यूल अल्टर किए थे ताकि ये कम डोज़ में दे पाए, जिससे कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाए। मतलब कॉस्टिंग लगभग जो 95% कॉस्ट हमने कम करने की कोशिश की है उसमें। तो उसमें ये देखा गया है कि हेड नेक कैंसर में लो डोज़ में जब इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, इन कॉम्बिनेशन मतलब साथ में जब हम मेट्रोनोमी की दवाइयाँ जब देते हैं, उसमें लो डोज़ देने से फ़ायदा हुआ था। क्या लो डोज़ की ट्रीटमेंट लंग कैंसर में भी आप कर सकते हैं? इसका जब भी हम देखते हैं मेडिकल में रिकमेंडेशन करने के लिए, हम चाहते हैं कि हम डेटा देखते हैं, डेटा मतलब स्टडीज़ देखते हैं। और सबसे बढ़िया स्टडीज़ होती है रैंडमाइज स्टडी, मतलब जिसमें आधे लोगों को आपने ये दिया, आधे लोगों को नहीं दिया। ऐसा डेटा लो डोज़ के लिए अब तक लंग कैंसर में आया नहीं है। हालांकि कोरिया में से सियोल से एक ग्रुप ने एनालिसिस किया था कि लो डोज़ देने से क्या फ़ायदा होता है। रशिया से एनालिसिस किया हुआ, इन दोनों एनालिसिस में फ़ायदा देखा गया है लो डोज़ देके। ऑब्वियसली ये आगे जाके बड़े स्टडीज़ में टेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बॉम्बे में शायद पहला लो डोज़ डॉक्टर भरत भोसले ने ही दिया था, और ये वे बैक 2017-18 में उन्होंने दिया था, और उन्होंने तब मुझे बताया भी था कि उन्होंने लो डोज़ दिया हुआ था और उस मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सो ऐसे मैं काफ़ी श्योर हूँ, डॉक्टर आशय ने भी लो डोज़ दिए है, मैंने भी लो डोज़ दिए, डॉक्टर अविनाश बैठे हुए उन्होंने भी लो डोज़ दिया, डॉक्टर भरत ने भी लो डोज़ दिया हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट हम करते हैं रेगुलरली जब मरीज़ की अफोर्डेबिलिटी देखते हुए। बट ये कहना फोरम के कि ये रूटीनली यूज़ करो, फुल डोज यूज़ ना करो, ये वो समय अब तक आया नहीं है। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हर डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट जैसे हो पाए इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट को दे पाए। और जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो और कोई भी कैंसर हो, क्योंकि हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर प्रिया एच पुनियानी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, नाइफ से इतना क्यों लोग इतना डरते हैं कि नहीं हम सर्जरी नहीं कराएंगे, और लंग कैंसर में किस किस टाइप की सर्जरीज होती हैं? अब लोग डरते इसलिए है लंग सर्जरी के लिए क्योंकि लंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारी हर सांस हमारे लंग से आती है, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत विचित्र तरीके की होती है। थोड़ी सी जैसे बाकी चीज़ों में बोल रहे हैं ना इंडिविजुअलाइज है, वैसे ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ब्लड सप्लाई होती है। तो आज से 15 से 20 साल पहले तक एनेस्थीसिया जो बेहोश करने वाले लोग होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। सर्जरी भी उतने कम्बरसम होती थी क्योंकि अगर हम बड़ा सा काट करके कर रहे हैं और एनेस्थीसिया साइड पे डिफ़िकल्ट है किसी ब्रीदिंग ऑर्गन को, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ब्रीदिंग ऑर्गन में से एक पार्ट निकालना,
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता था, इसीलिए आज भी वो मेजर सर्जरीज़ में आता है। बट डेफिनेटली लास्ट 15 से 20 साल के बीच में जैसे जैसे एक हमारे एनेस्थीसिया के जो कलीग्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होते हैं सर्जरी के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, उनके तरीके इम्प्रूव हुए। अब ऐसे भी तरीके होते हैं कि जब हम लंग्स की सर्जरी करते हैं तो वो सिर्फ एक फेफड़े में ट्यूब डाल के उसको पूरा मेंटेन रखते हैं, ताकि दूसरे फेफड़े को, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी में थोड़ा स्टॉप कर दिया जाए, वैसे उसका सांस बंद करके, ताकि उसमें से सर्जरी इजी हो जाए। तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हुई एनेस्थीसिया में। जहाँ तक सर्जरी की बात है, पहले बड़ा सा कट होता था, अभी भी होता है। मेन चीज़ होती है कैंसर सर्जरी में कि पूरी बीमारी निकलनी चाहिए। बट येस, अब जैसे कुछ एजिड अगर पेशेंट होते हैं, उनका छोटा ट्यूमर होता है, सर्जन का एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, तो हम वो दूरबीन से, जैसे लैप्रोस्कोपिक से गॉल ब्लैडर है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं, वैसे ही अब छाती की भी दूरबीन की सर्जरीज़ होती हैं, उनको वैट्स बोलते हैं। ये सेम फेफड़े की सर्जरी रोबोटिक भी होती है। अब जब से वैट्स और रोबोटिक आया है, तब से डेफिनेटली सर्जरी का रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लीडिंग के, सांस के कॉम्प्लिकेशंस, वेंटिलेटर के, ये सब अब कम हो गए हैं। लंग्स की सर्जरी अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लंग कैंसर से लड़ने का। डेफिनेटली उसका परसेंटेज बहुत कम है। स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर अभी तक लोग उतने अवेयर नहीं हैं, थोड़े लेट स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में लंग कैंसर का डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो सिर्फ सर्जरी या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड सर्जरी एंड समटाइम्स रेडिएशन पेशेंट के लिए काफ़ी हद तक क्यूरेटिव भी साबित होता है। क्यूरेटिव आई मीन टू से कि अगर आप एक स्टेज 1 का ब्रेस्ट कैंसर लेते हैं, उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो हमारा होता है 5 साल का, इज़ अराउंड 97 to 98%। वैसे ही अगर आप फर्स्ट स्टेज का मैं लंग कैंसर लूँगी, तो भी उसका सर्वाइवल रेट 95% जाएगा 5 ईयर, लेकिन फर्स्ट स्टेज में आते कम है। तो अगर फर्स्ट स्टेज टू थर्ड स्टेज ए के बीच में लंग कैंसर आते हैं, तो दे आर वेरी वेल ट्रीटेड विद आइदर सिंगल या 2-3 मोडालिटीज़ मिक्स करके, जिसमें हम जो पार्ट होता है कैंसर का उतना निकालते हैं। कभी कभी हम लोग एक लोब निकालते हैं, लंग्स के लोब्स होते हैं, राइट साइड के 3, लेफ्ट के 2 रहते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम पूरा लोब, और अगर पेशेंट उतना फिट नहीं है तो पहले हम कुछ नहीं कर पाते थे, अब हम उससे कम सर्जरी में उसको उतना ही अच्छा चांस दे पाते हैं। हमारे साथ एमिनेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बासु। डॉक्टर बासु से जानते हैं कि डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली जो लाइट, बीम, बत्ती जो भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली क्या हैं और कैसे काम करती हैं? I'll come to you. थैंक यू। तो एक तो बीम, लाइट, बत्ती, अब जो भी बोलो, सिकाई, ये कॉमन टर्म है, लोग बोलते हैं समझने के लिए। साइंटिफिक टर्म है रेडिएशन। रेडिएशन कुछ नहीं, जैसे आप एक्सरे निकालते हो, आप छाती का एक्सरे निकालते हो, वो भी एक्सरे एक टाइप का, आप सीटी स्कैन करते हो, वो भी एक टाइप का एक्सरे है। इसके इंटेंसिटी अलग अलग होते हैं। जब आप ये सब कर रहे हो एक कुछ देखने के लिए, आपने चेस्ट एक्सरे किया देखने के लिए क्या है, जब आप वही एक्सरे को ज़्यादा इंटेंसिटी में यूज़ कर रहे हो, तब वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो उसको थेराप्यूटिक रेडिएशन बोलते हैं मेडिकल टर्म पे। तो रेडिएशन वो है बेसिकली। जैसे मेरे पहले सब लोगों ने बताया, सारे फील्ड क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री का, मेडिकल इंडस्ट्री नहीं है, एक रेवोल्यूशन होता है। जैसे एक टाइम पे लोग टाइपराइटर यूज़ करते थे, फिर कंप्यूटर आया, तो लोगों को लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे। 2 चीज़ें होता है कोई रेवोल्यूशन का। एक रेवोल्यूशन आप रोक नहीं सकते, वो होने ही वाला है, आपको पसंद हो ना हो, आप आउटडेटेड हो जाओगे, रेवोल्यूशन टेक ओवर कर लेगा। सिमिलरली लोग जो कर पाए, कंप्यूटर सीख लिया, नहीं सीख पाए वो रह गए। तो सेम मेडिकल फील्ड में भी रेवोल्यूशन हुआ। एक टाइम पे सर्जरी बहुत बड़ा कट होता है, जैसे डॉक्टर प्रिया बता रहे थे, अब वैसा नहीं होता है। सिमिलरली लोग कीमो सुनते थे, बहुत दर्द होगा देने में, नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, इतना उल्टी कर रहे हैं, नहीं सहन कर पा रहे, वो भी चेंज हो गया। आजकल वो टैबलेट में आ गया है, एक टैबलेट लेके एक स्टेज 4 के लंग कैंसर 4 साल ज़िंदा रह सकते। सेम एक टाइम पे रेडिएशन भी ऐसे होता था, सिंपल साधारण टेक्निक से होता था, तो लोगों को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता था। वो एक्सरे सेम ही है, एक्सरे किसी ने चेंज नहीं कर पाया। आज 100 साल पहले जो एक्सरे हुआ था वही है, क्योंकि मशीन के चेंजेस हो गए, तो वो और बेहतर तरीके से आप यूज़ कर पाते हो। तो सिमिलरली हर स्टेज में लंग कैंसर में कहीं ना कहीं हम रेडिएशन का रोल आता है। आइदर आप पूरा ठीक कर सकते हो बीमारी, मानिए एकदम अर्ली स्टेज, जैसे डॉक्टर प्रिया बता रहे थे, उन्होंने देखा कोई स्टेज 1 लंग कैंसर पेशेंट,
पर उनके और कोई प्रॉब्लम है, जैसे फेफड़े में COPD डिजीज़ होता है वो है, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या पहले हार्ट के सर्जरी हुआ, तो दिन वो हमें कंसल्ट करते हैं कि और कोई तरीका है। तो आज के दिन में ऐसे तरीका है, आप बहुत हाई डोज रेडिएशन बहुत फोकस एरिया में आप उनको ट्रीट कर पाओगे। एंड ऐसे टेक्निक से भी लोग अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है, सो 80 से 90% लोग 4 से 5 साल ज़िंदा रहते हैं। फिर अगर एडवांस्ड हो गया थोड़ा सा, देन हमें कीमोथेरेपी के साथ देने होते हैं। वो भी एम रहता है कि 50 से 60% लोगों को हम कंट्रोल कर पाए या क्योर कर पाए। फिर मानिए एडवांस्ड हो गया, जैसे डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर विजय, डॉक्टर भरत ने बताया कि कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर किया तो वो पॉजिटिव आया, बट पेशेंट के मानिए एक ब्रेन में कोई डिजीज़ है, लंग के साथ, जैसे फेफड़े में डिजीज़ है उसके साथ ब्रेन में एक है या हड्डियों में कहीं है, तो आज के दिन में आज 2022 में खड़े होकर इनको ऑलिगोमेटास्टेटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो उसमें भी ये क्यूरेटिव अप्रोच है, मतलब आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी फोकस, जैसे ब्रेन का एक डिजीज़ है उसको भी आपने रेडिएशन कर दिया, हड्डियों में एक है उसको भी कर दिया, प्लस जो टारगेटेड थेरेपी है। तो इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तालमेल रहना, आपको पता होना चाहिए आपके दूसरे स्पेशलिटी का क्या एडवांस हुआ है, उनको भी आपका पता होना चाहिए, और वो डिस्कस करके ही वो पेशेंट को बोलना चाहिए। नहीं तो उनको ऐसे ही लगेगा कुछ लेने बोला था, कुछ दवाई बोल दिया था, कुछ कट करने बोला था, या कुछ लाइट लेने बोला था। ये कुछ नहीं है, उस कुछ के पीछे जो बहुत कुछ चाहिए होता है ना, उससे ही एक्चुअल आउटकम निर्धारित होता है। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश तलेले हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कई बार जो होता है, जैसे हमारे देश में जितना मैं समझता हूँ कि कैंसर जो है थोड़ा एडवांस लाइफ में डिटेक्ट होता है, क्योंकि लेट स्टेज होता है और इतनी अवेयरनेस कई बार नहीं होती है, तो लोग जो है उस उम्र तक आ जाते हैं, कभी 40, 50, 60 की उम्र तक आते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट लेना तो एक उनका चैलेंज होता ही है। लेकिन साथ में जो है कम्यूटेशन या दूसरे तरह की जो जीनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, या जो लोग ओल्ड एज हो जाते हैं, या और भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आजकल मैंने सुना है कि होम केयर जो है काफ़ी एडवांस हो रहा है हमारे देश में, और पैलेटिव केयर जो बोलते हैं, पैलेटिव अप्रोच जिसको बोलते हैं, वो क्या है? नमस्कार। पैलिएशन मतलब सिम्टम कंट्रोल होता है। सो कोई कैंसर का डायग्नोसिस या ये बीमारी का जब पता चलता है, तो उसके बीमारी के अलावा पेशेंट पे और उसके परिजनों के ऊपर एक अलग तरह का इम्पैक्ट रहता है। मोटी तौर पे उनका एक्चुअल जो डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी जगह पे सेंट्रलाइज्ड है अभी इंडिया में, कि लोगों को दूर दूर तक से आना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो उसमें उनके डेली वेजेस का लॉस होता है, उनके केयर गिवर्स को उनका काम छोड़ के उनके साथ आना पड़ता है, तो काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है, ट्रैवलिंग टाइम होता है, तो ये सब है। और जैसे कि आपने अभी सुना, डॉक्टर विजय ने बताया, डॉक्टर भरत ने बताया कि टारगेटेड थेरेपी ओरल फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है। सो कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है जो ओरली टैबलेट्स लेते हैं पेशेंट, और वो घर पे भी रह के वो सब ले सकते हैं। सो उनका कम्यूटेशन किस तरह से हम लोग रिलीफ दे सकते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ, तो उसमें एक पैरामीटर होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जस्ट अस्पताल में आ रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, इतना काफ़ी नहीं है। वो वापस उनके रूटीन लाइफ में जाके उनका दैनंदिन जीवन वो जी सके, सोसाइटी को और नेशन को जो कंट्रीब्यूट वो पहले कर रहे थे वो कर सके, वो सब के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो उसमें से भी होम केयर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक बड़ा सवाल आता है हमारे जैसे देश में कि भाई कैंसर जो है महंगी बीमारी है, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, अभी तो डॉक्टर ने ये बता दिया, अभी हम कहाँ जाएं, क्या करें। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे जो लगता है वो है NGOs का, या सोशल एंटरप्राइजेस का, या गवर्नमेंट का, कि हमारे पेशेंट्स अगर कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ जाएं, वो क्या करें। हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं। संजीव जी एक NGO रन करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं लंग कैंसर इस डिसीज़ में। संजीव जी, हमें ये बताइए कि आज जो है अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं, उसके पास साधन नहीं है, तो वो क्या करे? क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं सरकार से, और क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं NGO से? थैंक यू विवेक जी। सो पहला आप बात बोल रहे थे कि नहीं मिलता है, तो मैं मानता हूँ कि जहाँ जब लोग बोलते हैं नो, तो वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरह से उसको ढूंढना चाहिए और बात करना चाहिए। अब रहा कि फाइनेंस के बारे में, तो अगर हम पेशेंट का बात करें कि उनको कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, तो एक्चुअली मॉडल ऑफ अप्रोच है, 4 तरह से उनको फंडिंग मिल सकते हैं। एक है कि NGO,
नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें जितने ट्रस्ट आ जाते हैं वो है। दूसरा है गवर्नमेंट फंड, जिसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड हैं या स्टेट, आजकल लगभग हर स्टेट, जितने भी स्टेट हैं सब लोग फंडिंग कर रहे हैं। पहले आज के अगर 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो अगर किसी को बोलते थे कि आप गवर्नमेंट के यहाँ फ़ंड के लिए अप्लाई कर दो, तो लोगों में एक मिथ था कि गवर्नमेंट देती है क्या। बट आज बहुत सारे चेंज हुए हैं, देते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब लोग सब बात कर रहे थे कि हमें जो आने वाली भविष्य है और नए नए टेक्निक है उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। वो बात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है उसमें सुधार करने का। जो तीसरा है वो है इंडिविजुअल फंड। इंडिविजुअल फंड काम आते हैं जहाँ पे जो कि मिसलेनियस होते हैं। 2 तरह के खर्चे होते हैं पेशेंट का। आप विवेक जी ये जान लीजिए, एक डायरेक्ट खर्चा है और एक इनडायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्ट में जो उनका ट्रीटमेंट का खर्चा है, इनडायरेक्ट में जैसे डॉक्टर अविनाश बोल रहे थे उनका केयर गिवर है या रहने का। मोस्टली आज के तारीख में भी जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के लिए मेट्रो सिटी ही जाना पसंद करते हैं, या अगर मेट्रो सिटी नहीं 2 टायर सिटी भी जाते हैं तो अपना घर छोड़ के वो जा रहे हैं, तो वहाँ रहने के लिए उनको जगह बनाने पड़ेंगे। जो घर छोड़ के जा रहे हैं तो खाने के लिए उनको जितना दिन ट्रीटमेंट रहेंगे, और कैंसर का कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो है नहीं कि अगर वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे या 1 महीने में। लाइक बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज है, लाइक किडनी है या हार्ट है, अपने पैसे डायग्नोसिस हो गया, पैसे जुगाड़ कीजिए, ट्रीटमेंट करा के घर आ जाइए। लेकिन कैंसर एक ऐसा चीज़ है जो ऑन गोइंग है। कोई ट्रीटमेंट 4 महीने के होते हैं, कोई 6 महीने के होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट 1 साल के हैं। तो 1 साल उनको अपने घर छोड़ के बाहर रहना पड़ता है। जो उनकी आय है वो ख़त्म हो जाती है, जो उनकी जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है, और जो उनके आने वाले सोर्स हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आज अपना काम छोड़ दे 1 साल, फिर उसको जो स्थिति में पहले था वहाँ तक पहुँचने में उनको कितने साल लग जाते हैं। तो जो डायरेक्ट हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं, केमो का, सर्जरी का, रेडिएशन का, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा उनके इनडायरेक्ट में होता है, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस का बात करते हैं तो बहुत सारे जो फीमेल हैं उनको जब भी सर्जरी के पहले एक उनके मन में ये आशंका होती है कि जिस तरह से हमारा हस्बैंड के साथ पहले रिलेशन था, हमारे सर्जरी ब्रेस्ट चले जाने के बाद हमारा क्या वो संबंध उसी तरह से रह पाएगा, ये शंका होती। लेकिन आज के तारीख में इतने अच्छे प्रोस्थेसिस अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए खर्चे देने के लिए कोई नहीं मिलते। तो ये मिसलेनियस बता रहा है। तो 3 चीज़ हमने बताए। चौथा है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो मिसलेनियस है कहाँ से मिलेंगे दोस्त। अगर किसी का बर्थडे पार्टी है, कोई ये मनाते हैं, तो अगर हम उसमें से 5 लोगों को हेल्प कर दें तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ दिखने में हमें लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप वो पेशेंट के लिए किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान ला देते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर फंडिंग का आपको कभी भी कोई इशू है, आज के तारीख में चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या नॉन गवर्नमेंट, कॉरपोरेट हो या ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, सभी लोगों ने एक व्यवस्था बनाया है कि वो सोशल वर्कर रखते हैं वहाँ पे, या काउंसलर बोलिए, जो कि पेशेंट को गाइडेंस करते हैं कि फ़ंड कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये चीज़ें हैं। अब दूसरी बात, एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ बोलना है कि जो शायद गवर्नमेंट तक पहुँच पाए, जैसे अभी टारगेटेड थेरेपी का बात कर रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी का बात कर रहे हैं। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे हर गवर्नमेंट को कि जो जिसे आयुष्मान भारत ही लाया है, जिससे लोगों को हेल्प हो रहा है, ना से हाँ भला हो रहा है। लेकिन जैसे मेडिसिन ये सब टारगेटेड थेरेपी है, ये सारे भी कवर होने चाहिए कि लाइक अब क्यों होने चाहिए। अगर लोग बोलते हैं कि अगर 1 साल इनकी ज़िंदगी है या 2 साल है, या डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 7 साल जी रहे हैं, तो लंग के पेशेंट से भी हम अपने इसमें मीटिंग में 14 साल से भी मिले हैं कि 14 साल से वो जीवित हैं। और एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्होंने बताया कि अगर मुझे 2 साल भी बच गया तो बहुत है, मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। तो अगर ये टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी
जो भी है, अगर किसी को 2 साल की ज़िंदगी, जो चाह रहा है कि हमें 2 साल जीना है, अगर उसको वो दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि तो करना चाहिए। एंड ये अपील रहेगा हमारे खास के गवर्नमेंट से, एंड जो भी प्लेटफॉर्म जहाँ भी मिलते हैं, हमारा एक ही चीज़ बात होता है करने का कि ये जो फाइनेंस का इशू है, ये चाहे कितने भी टाटा ट्रस्ट हो जाएं या रिलायंस हो जाएं या इन्फोसिस हैं या जितने अभी सन फार्मा बहुत कर रहे हैं, इन लोगों तो ठीक है, लेकिन एक ख़त्म अगर कोई करेगा तो गवर्नमेंट करेगा। जिस तरह से बहुत सारे वो सेस और फंड लगाते हैं अलग अलग जगह पे, एक को सेस लगा दें कैंसर के नाम पे 1% और 2%, जिस दिन वो ये कर देंगे, कैंसर की जितने भी फाइनेंस के प्रॉब्लम है वो हो जाएंगे। और इससे वो सिर्फ पेशेंट को नहीं बचाएंगे। पेशेंट, कैंसर में यही चीज़ है कि अगर कैंसर के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति है, लोगों को लगता है कि पेशेंट मर गया तो वो नुकसान हो गया, नहीं, पूरा घर उसके साथ परेशान हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट अगर साल में हमारे यहाँ 10 लाख या 15 लाख अभी पेशेंट होते हैं, 15 लाख को अगर सेव करते हैं तो 15 लाख फैमिली को उस साल में सेव करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड जिसे बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ छोटा भी काम अगर कोई कैंसर पेशेंट के लिए हेल्प के लिए कर रहा है, वो सिपाही है, लेकिन अगर इसका कैप्टन बनना है तो सरकार को करना चाहिए, आगे आना चाहिए। एंड डे 1 से डायग्नोस्टिक से लेके पूरा खर्चा करना चाहिए। डायग्नोस, अब जैसे आयुष्मान भारत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डायग्नोस्टिक कवर ही नहीं है उसमें। अगर डायग्नोस्टिक कवर नहीं है, एक नॉर्मल अगर सर एडवांस मोलिकुलर का बात कर रहे हैं, तो पूरे डायग्नोस्टिक होने में लोगों का लगभग 50 से लेके 80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और जब 80 हज़ार एक गरीब आदमी, जिनको बोल रहे हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को दे दिए आयुष्मान भारत, और वो गरीब आदमी जब मोलिकुलर ही नहीं होगा, टेस्ट ही नहीं होगा, सही इलाज क्या है वो पता ही नहीं चलेगा, तो आगे आप क्या इलाज का हेल्प दोगे उनको? पहले पता तो चलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बात है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम सब सोसाइटी भी जो है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोग आगे आके हेल्प करते हैं, लोगों को डायग्नोस्टिक के लिए हेल्प करना चाहिए, इमरजेंसी के लिए भी हेल्प करना चाहिए, एंड मिसलेनियस के लिए भी हेल्प करना चाहिए। थैंक यू संदीप जी, इट वाज़ अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। एंड मुझे लगता है कि आज जो डिस्कशन हमने करा वो हर मायने में बहुत सक्सेसफुल है, और ये जो है संदेश, ये मैसेज जो है ये जन जन तक जाना चाहिए, और सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि भाई कैंसर जो है वो ज़िंदगी का अंत नहीं है। और कई बार उम्मीद करिए, वो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से या ऑन्कोलॉजिस्ट से या सोशल वर्कर से ज़रूर पूछिए, मिलिए, उसके बारे में जानिए, और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दी मेंबर्स ओवर हियर, एंड डॉक्टर साहब संजीव जी, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर विजय, डॉक्टर आशय, डॉक्टर बासु, डॉक्टर अविनाश एंड डॉक्टर भरत, थैंक यू so much for being with me, and I'm so grateful to you. Thank you so much. Join Lung Connect.